हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल का। इससे पहले वाले टॉपिक पे वीडियो में हमने ये सीखा था कि रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, बड़े अच्छे से उसको समझ लिया था कि वो एक फंक्शन होता है, सैंपल स्पेस उसका डोमेन होता है और साथ में वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, उसका आंसर हमेशा रियल वैल्यू में आता है। आज हम लोग इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे रैंडम वेरिएबल का। तो एग्जाम्पल लेके मैं समझाऊंगा, फिर इसके बारे में और डिटेल बातें करेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस में ही देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ट्रेमेंडस तरीके से बिल्डअप हो जाए। बीच बीच से देखेंगे तो पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, और विश्वास कीजिए अगर इसको आप लगातार फॉलो करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी में मास्टर बन जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता आपसे। चलिए बात को शुरू करते हैं बहुत तेजी से। ये मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल्स ले रहा हूं, इसलिए नंबर्स कुछ पहले से लिख लिए, इसको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैं इसकी चर्चा आगे बढ़ाता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हम लोग सेलेक्टिंग वन फैमिली आउट ऑफ 10 फैमिलीज, एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। 10 फैमिली में से किसी एक फैमिली को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जो 10 फैमिली है उसमें कितने कितने मेंबर्स हैं ये लिख दिया गया है। यहां पर फैमिली को डिनोट करने के लिए F1, F2, F3 एंड F10 तक गए हैं। ये 10 फैमिली हो गई, और उसमें फैमिली नंबर 1 में कितने बंदे हैं? टोटल 3 लोग हैं। F2 में कितने? 4, और F10 में कितने? 5। इसी तरीके से लाइन से मेंबर्स जितने जितने वो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सेलेक्टिंग ए फैमिली एंड नोटिंग डाउन द नंबर। इसको हम रैंडम वेरिएबल x मानते हैं। क्या? लेट x इज ए रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या शो कर रहा है? which represent selecting a family and noted down number of family members। ठीक, ये आपका एक रैंडम वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझदार हैं कि x एक फंक्शन है। अगर हम फैमिली नंबर 1 को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये सैंपल स्पेस का डोमेन होता है। ये डोमेन है जो कि सैंपल स्पेस का मेंबर होगा, और सैंपल स्पेस क्या है? F1, F2, F3, F10 तक का। भाई सैंपल स्पेस तो यही हुआ ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछला वाला वीडियो देख के ही इसको देखिएगा, जिससे फंडा एकदम क्लियर हो जाए आपका। ये F1, F2 और ऐसे करते करते F10 तक। भाई इसी में तो सिलेक्ट करने वाले हैं, तो सैंपल स्पेस का ही कोई मेंबर यानी डोमेन जो है सैंपल स्पेस का हो गया। और इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि फैमिली में नंबर्स कितने, मेंबर्स कितने हैं? वो 3 है, तो ये आंसर इसका 3 आ गया। इस तरीके से बाकी सारों की बात लिखी जा सकती है। जैसे कि F2 लिखोगे तो F2 में आ जाएगा 4, X F3 लिखोगे बेटा, क्या लिख गए? तो X, और यहां पर F3 की बात करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप लिख दीजिए। X लिख देते हैं, F4, 4, 5, 6 सारा रिप्रेजेंट करोगे तो चौथे में आ जाएगा 2, और X इसको समझना जरूरी है जिससे आप अंदर तक बातों को पकड़ पाए। 5, फिर SF6, मेरे ख्याल से 5 के बाद आ गया 4, शायद कुछ छूट गड़बड़ लिख दिया है कहीं। तो ये पहली वाली फैमिली थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में 5 लिखा है। छठी में आ जाते हैं, छठी में लिखा है 4, फिर 7वीं में लिख देते हैं, 7वीं में लिखा है 3, फिर X F8 की बात करते हैं, वो हो गया 6, S F9 की बात करते हैं, वो हो गया 4, X F10 की बात करते हैं, वो हो गया 5। ये देखिए, ये एक फीलर, एक बहुत बेहतर फीलर देने की जरूरत है। अब यहां पर इसको, ये जो सारे मैंने अलग अलग लिखे हैं, इसको थोड़ा क्लब करके लिख लेते हैं। क्लबिंग कैसे हो जाएगी? देखिए, क्लबिंग होने का मतलब देखिए क्या है कि x की वैल्यू, मैं थोड़ा सा कलर भी ले लेता हूं, जब x की वैल्यू 4 होगी, x when
x इज इक्वल टू 4 जो इसकी वैल्यू है, तो कौन कौन सी फैमिली सेलेक्ट की गई है? फैमिली 4 किस में आया है? तो देखिए F9 में है, F6 में है और F2 में है। तो फैमिली F2, F6 और F8 इज सेलेक्टेड। आप देखिए ध्यान से, ये सेलेक्ट की गई हैं। इसके बाद x बराबर 5 की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए 5 किस में आया है? 5 आया है F5 में, F5 और उसके बाद आपको मिला है F10 में। F5, F10 इज सिलेक्टेड। F5 और लिख देना चाहिए एंड ये गलत भाषा हो जाएगी। और भाई या F2 सेलेक्ट की गई या सब में और लगा देना चाहिए मुझे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जो बात आप पढ़ें तो बिल्कुल बेहतर ढंग से आपकी समझ में आए। तो F2 और F2 के बाद कौन था बेटा 4 वाला? F6 और F9 सेलेक्टेड। यहां पर F5 का जिक्र किया गया था 5 आने में, और उसके बाद 5 आया था और F10 सेलेक्टेड ना भी लिखूं तो आप समझदार हैं। और उसके बाद x बराबर 6 में आ जाइए, तो 6 में F8 सेलेक्टेड। और कोई देखिए नंबर अगर हमारे पास है तो उसको भी देख लेते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से सारे नंबर्स हो गए, 3 बचा है भी 3। तो 3 की वैल्यू और डिस्क्राइब कर देते कि जब 3 होगा तो क्या होगा? तो x इज इक्वल टू 3। 3 में F1 है और F3 है, F1 और F3 और F7, ये पहले ही लिख देना चाहिए था, कोई नहीं, F7 सेलेक्टेड। ये देखिए हमने x की जो वैल्यूज हैं उनके लिए कौन कौन सी फैमिली सेलेक्ट की जा सकती है ये इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है। तो ये देखिए 3, 2, 5, 6, फिर भी एक कम आ रही है क्या? 3, 3, 6, अरे 3, 4, 5, 6 और 3, 9, एक कोई फैमिली अभी भी छूटी हुई है। अब यहां पर एक वैल्यू देखिए x इज इक्वल टू 2 भी है, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं और यहां मेंशन करता हूं कि x बराबर 2 अगर होगा तो फैमिली कौन सी हो जाएगी? 4, F4 सेलेक्टेड। ये मैंने किताब का एग्जाम्पल लिया जैसे आप जब भी पढ़ें आप कर सके। कुछ नहीं, x की वैल्यूज मेंशन कर दी है और x की वैल्यूज के लिए कौन कौन सी फैमिली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई भी जो फैमिली सेलेक्ट कर रहे हैं वो इक्वली लाइकली है, बड़ी 10 फैमिली लगी हैं, कोई उनमें से 10 में से सबके चांस इक्वली सिलेक्शन के हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी इसमें देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। F4 की बात करें, यहां थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F4 के सिलेक्शन की बात करूं तो द प्रोबेबिलिटी the family F4 is selected, the probability the family F4 is selected। अब F4 को सेलेक्टेड करने के लिए F4 तो एक है, टोटल 10 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/10। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं Px इज इक्वल टू 2 और साथ में लिख सकते हैं P और कौन सा सैंपल स्पेस है? F4 और इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/10। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए x बराबर 2 होगा तभी तो x बराबर F4 होगा, या P F4 होगा तो x बराबर 2 होगा। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का कहानी बन गई। इसी तरीके से सबकी निकाल लेते हैं एक एक करके। अब 2 की कहानी हो गई तो 3 की पकड़ लो, यहां पर मैं यही लिख देता हूं, आप तो समझ रहे होंगे। x बराबर 3 आने की चर्चा करोगे तो P लिखा, 3 आने के लिए F1, F3, F7 हो सकती हैं, तो F1, F3 और F7। अब 3 फेवरेबल केसेस हैं यहां पर और टोटल 10 हैं, तो 3/10 सैंपल स्पेस में दिखाया था 10 फैमिली थी ना, F1, F2, F3, F4, F10 तक, और 3 इनमें से फेवरेबल 3/10 हो गई। और थोड़ा सा यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर उसको खिसकाएंगे तो निकल जाएगा, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 3 के बाद
x4 पकड़ लेते हैं, x बराबर 4, वहां पर कौन कौन सी फैमिली आ जाएगी, f2, f6, f9, f2 या f6 या f9। फिर इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/10। आप देख पा रहे होंगे। आगे लेके चलते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं इसको, x बराबर 5 लेते हैं, x बराबर 5 पकड़ते हैं बेटा, p लिखा। 5 के लिए फैमिली f5 और f6 आ सकती है, तो f5 और f10 ये दो फैमिली हो सकती हैं। यहां पर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सेट थ्योरी वाला ही रहेगा, तो f5 f10 होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/10। दो फेवरेबल केसेस हैं, टोटल केस 10 है। फिर इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, अब ये x बराबर 6 पे आ गए, सारी वैल्यूज लिख देते हैं इस तरीके से, x = 6 प्रोबेबिलिटी, और 6 की बात करें तो f8। अब f8 में फिर आ गई वैल्यू 1/10, क्योंकि एक फेवरेबल है, टोटल 10 हैं, और 3 2 का तो हम लोग निकाल ही चुके थे। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर इन रैंडम वेरिएबल के लिए, यहाँ अगर बात देखें तो ये जो रैंडम वेरिएबल था 2, 3, 4, 5, 6, इन सबका प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। यानी मैं अगर एक टेबल बना दूं यहाँ पर, थोड़ा और ऊपर ले जाके देखिए, ऐसे ब्लैक कलर बनाता हूं आउटलाइन, समझिएगा मेरी बात, फिर मैं और समझाऊंगा। बिल्कुल आसानी से फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए। ये सपोज करिए रैंडम वेरिएबल था ऊपर कैपिटल X, जब इस कैपिटल X की वैल्यू होती थी 2, फिर होती थी उसके बाद 3, फिर होती थी 4, फिर होती थी 5, और फिर होती थी 6। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, दूसरा कलर लेता हूं, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिख रहे हैं, तो जब x बराबर 2 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/10। जब 3 था तो प्रोबेबिलिटी थी 3/10। जब 4 थी तो प्रोबेबिलिटी थी 3/10। जब 5 थी तो प्रोबेबिलिटी थी 2/10, और उसके बाद जब x बराबर 6 था तो प्रोबेबिलिटी थी 1/10। ये देखिए, ये है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल ये है, और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है। थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, और ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो इससे ये जो कहानी यही हमको करनी रहती है। अब इसकी डेफिनेशन में एक ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन पढ़ लेंगे, जिससे अपने को कोई गलती ना हो पाए। लेकिन बात समझ में आई होगी जो मैंने किया, एग्जांपल लिया था एनसीईआरटी का, उससे समझाया कि हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। तो x जो वैल्यू एक्वायर करता है, यानी रियल नंबर वैल्यू, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, वो आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बस यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखिए, 2 आने का 1/10, 3 आने का 3/10, वगैरह वगैरह। अब एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आखिर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे ऑफ रैंडम वेरिएबल किसे बोलेंगे, जिससे हमें थोड़ा समझ में बात को आ जाए। तो डेफिनेशन के मोड में जा रहे हैं। ये डेफिनेशन किसकी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a random variable capital X is defined as follows, या X is the system of numbers। कौन से नंबर्स देखिए, जहां पर आप इस तरह से x रिप्रेजेंट कर दो और x की डिफरेंट वैल्यू, जैसे x1, x2, और ऐसे करते करते सपोज करिए x1, ये x1 x2 क्या थी, ऊपर वाला भी दिखा दूंगा तो उससे आप को रिलेट कर पाएंगे आप। और इसी का प्रोबेबिलिटी, अब सपोज करिए x1 के लिए p1 है, x2 के लिए p2 है, और ऐसे चलते चलते लास्ट वाले के लिए pn है। अब यहां पर हर जो प्रोबेबिलिटी हो, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, मैं अंडरलाइन भी करूंगा, अभी कलर बदल लेना ठीक होगा। चलिए ये लिख देते हैं, वेयर जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं हमारी, उन सब की वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी। ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है।
और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि समेशन ऑफ ऑल दी, समेशन या सिग्मा जो भी आप बोलते हैं, ये पी लिखा है बेटा, समझ तो रहे होगे, फिर से एक बार साफ तरीके से लिख देना चाहूंगा। कहीं से कोई भी, जब हम लोग दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आना ही चाहिए। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक अगर हम जाते हैं, इन सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। आई की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। ये भी दूसरी कंडीशन अति आवश्यक है। जब तक ये दोनों कंडीशन मीटअप नहीं होंगी, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सही नहीं ठहरा सकते। क्यों? बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इससे पहले कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ये जो लिखा है मैंने, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, जिससे बात एक ही शायद आ जाए एक स्लाइड में। ये देखिए, यहां पर जो चर्चा की गई, देखिए x बराबर 2 3 4 5 आया था, वही x1 x2 x3 की बात की जा रही है, और प्रोबेबिलिटी की बात ही नीचे वाले से की जा रही है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा है इसमें। जो एग्जाम्पल समझाया गया है वही आपने यहां लिख दिया है। अब उसकी चर्चा तो कई भाषाओं में की जा सकती है, कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन आप बात समझ तो पा ही रहे होंगे। अब यहां पर इसके आगे और बात करी जाए तो ये लिखा जा सकता है कि जो x1 x2 xn है वो क्या है, तो द रियल नंबर्स x1 x2 xn आर द possible values of the random variable x। बिल्कुल आपको एक एक फंडा क्लियर, ये x रैंडम वेरिएबल x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, और pi क्या है, एंड pi जहां पर i इज इक्वल टू 1 2 से लेकर n तक आर दी प्रोबेबिलिटीज of the random variable x। जो इसकी वैल्यू है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, p की वैल्यू x बराबर xi और रिजल्ट इसने दे दिया pi। ये देखिए, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके आप राइट डाउन कर सकते हैं बड़े आराम से। अब यहां पर जो बातें इन्होंने बोली है ना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। क्या देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि पी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रैंडम वेरिएबल कोई ना कोई पॉइंट एक्वायर कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट की वैल्यू x1 आ रही है तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी भी होगी। x1 आने का मतलब क्या होता है, x आने का मतलब होता है यहां पर कोई आपने डोमेन का सैंपल पॉइंट का पॉइंट डाला है और इसकी कुछ वैल्यू मिली है x1, तो यानी ये पॉसिबल है ना, तभी तो ये वैल्यू मिली है, वरना नहीं मिलती। तो x1 अगर मिल रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, कोई ना कोई सैंपल पॉइंट तो मौजूद है। इसके लिए बात कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, ये x1 की बात जो की है, भाई x रखोगे या कोई सैंपल पॉइंट रखोगे, डोमेन का कोई सैंपल स्पेस का पॉइंट, और उसका आंसर 1 2 3 4 जो भी निकलना होगा, यहाँ x1 की वैल्यू निकलेगी। तो यानी x1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक सैंपल पॉइंट है। तो सैंपल पॉइंट अगर एक भी है तो 1/10 आ जाएगा, फैमिली की बात करें, या 1/ समथिंग जो भी हो, लेकिन 0 नहीं होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो है ही, तभी तो ये वैल्यू आई है। आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कोई फंडा मिस नहीं होना चाहिए। अभी सैंपल स्पेस की बात की थी, जहां हमने फैमिलीज की चर्चा की थी एग्जांपल के तौर पर। अगर हम कहीं ये बोलते हैं कि x, सपोज करिए अगर हम f1 फैमिली, समझाने के लिए, पता नहीं ऊपर वैल्यू क्या थी, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 2 है, जो कि x1 है ना, तो f1 तो है ना, तो जब भी आप p f1 लेना चाहोगे, जिसे आप px बराबर 2 भी बोल रहे होगे, उसमें कम से कम एक केस तो मिला फेवरेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 कैसे हो सकती है? भाई एक केस फेवरेबल अपॉन 10, बात पकड़ में आई, तो ये 0 तो हो ही नहीं सकती। तो पहली कहानी तो यहीं सेट हो गई। कहां गया भाई ये जो ऊपर था, ये 0 नहीं हो सकता। दूसरा, सबको जोड़ो तो 1, अरे क्यों ना 1 भाई, बिल्कुल 1, क्योंकि जब सबको जोड़ोगे तो सबका लिया है आपने इस तरीके से, तो सबकी जब प्रोबेबिलिटीज जोड़ते चले जाओगे तो टोटल बराबर कितना आ जाएगा, 1, सबका समेशन होता है 1। इस तरीके से इसको काउंटर लॉजिक देके भी आप समझ सकते हैं। खैर, ये बात आप समझ गए होंगे, चलते इसके एग्जाम्पल की तरफ। आइए,
तो बच्चों करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जरा सावधानी से समझिएगा, है बहुत आसान। तो ये मैंने लिखा है इसका सोल्यूशन साहब। एग्जाम्पल 24 क्या है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, विथ रिप्लेसमेंट बोला गया है। तो एक ताश की गड्डी है, उसमें से आप 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड निकाला, फिर उसको वापस रख दिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला। ये हुआ इसका रिप्लेसमेंट का मतलब, निकाला, रखा, फिर निकाला। फ्रॉम ए वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फर्स्ट क्लास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए किसका, नंबर ऑफ एसेस। तो नंबर ऑफ एसेस क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो यहां पर लिख दीजिए, लेट द रैंडम वेरिएबल x shows number of aces, नंबर ऑफ एसेस। तो x की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ एसेस। अब x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, तो x 2 बार कार्ड निकाला है, सो x कैन टेक वैल्यूज। भाई या तो इक्का निकले ही ना तो 0 ले लेगा, या एक इक्का हो या 2 एसेस हो। तो ये x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। 0 का मतलब क्या है कि आपने एक पत्ता निकाला, इक्का नहीं निकला, एस नहीं निकला, वापस रख दिया, फिर निकाला, फिर एस नहीं निकला। तो दोनों ही ड्रॉ में आपका एस नहीं निकला है, तो x की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि x शो कर रहा है नंबर ऑफ एसेस, कितने इक्के हैं उसके अंदर। बात पकड़ में आ रही होगी। 1 आने का मतलब कि पहला निकाला, फिर दूसरा निकाला, उन दोनों में से एक एस मिला, दूसरे वाले में दोनों एस मिल गए। ठीक है, अब यहां पे चर्चा करते हैं x बराबर 0 की। x बराबर 0 लिखने का मतलब क्या है कि पहले वाली ड्रॉ में नॉन एस मिला एंड दूसरे वाले ड्रॉ में फिर से नॉन एस मिला, बिना इक्के वाला कार्ड। अब यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट विथ रिप्लेसमेंट किया गया है, तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने का मतलब कि आपने पत्ता निकाला, वापस रख दिया। जब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो पहला पत्ता क्या निकला था, वो दूसरी बार जो ड्रॉ हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं डालेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी मैंने पढ़ाया, सीक्वेंस से पढ़ रहे होंगे तो पकड़ पा रहे होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब यही होता है कि एक इवेंट के होने ना होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े, और दूसरे के होने ना होने से पहले पे ना पड़े प्रोबेबिलिटी पर असर। ठीक, तो ये विथ रिप्लेसमेंट है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये विथ रिप्लेसमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये जरूरी है ध्यान रखना। अगर ये विथ रिप्लेसमेंट ना होता तो किसी और दिशा में अपनी गाड़ी ले जानी पड़ती। अब ये क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये क्या है, नॉन एस इंटरसेक्शन नॉन एस। एंड का मतलब यही होता है, तो इसको लिख सकते हो P नॉन एस इंटू P नॉन एस। इंडिपेंडेंट, ये जो एंड लगा होता है इसको इंटरसेक्शन समझिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में PA इंटरसेक्शन B जब होता था तो आप इसको PA इंटू PB लिखते थे। उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद तो दोबारा रिवाइज करिए। तो ये एंड मतलब इंटरसेक्शन है, ये एक इवेंट, ये तो ये इंटरसेक्शन B, तो PA इंटू BB, तो PA इंटू PB कर दिया। अब नॉन एस कार्ड्स कितने, 48, तो ये हो गया 48 अपॉन 52, और अगला भी हो गया 48 अपॉन 52। इसको सॉल्व करेंगे 144 अपॉन 169 आ जाएगा। ये पहली कहानी हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब रेड कलर लेते हैं और P की वैल्यू जो है साहब हो सकती है, सपोज करिए 1, x बराबर 1 वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला जो इवेंट है वो है एस इक्का हो एंड नॉन एस, या तो ये हो या फिर इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं, और आपका नॉन एस हो एंड एस हो। चलिए ऐसे ही बना देते हैं। ये कहानी है कि भाई इक्का हो, नहीं फिर दूसरे वाले में नहीं इक्का हो, या फिर पहले वाले में नहीं इक्का हो, दूसरे वाले में इक्का हो। अब ये जो और लगा रहता है, ओ आर और, इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी है ना, ये
तो ए यूनियन बी को आप पी ए प्लस पी बी लिख सकते हैं अगर हमारी ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो, डिसजॉइंट सेट्स हो। बात पकड़ में आ रही होगी, ये सब बातें पढ़ा रखी हैं, याद दिला रहा हूं जिससे बात पकड़ पाए। अब यहां पर ये इवेंट और ये इवेंट कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों साथ थोड़ी घटेंगी, कभी नहीं सकती। तो इसको आप आराम से क्या लिख सकते हो? एस एंड नॉन एस प्लस पी नॉन एस एंड एस। ये कहानी लिख दी गई, बिल्कुल एक एक स्टेप आप समझिए जैसे कहीं गड़बड़ ना कर पाए आप। एस पहले में, अब ये आपस में क्या है? ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे पी एस इंटू पी नॉन एस प्लस पी नॉन एस इंटू पी एस। ये आप ऐसे इसको बना के रखिए जैसे कहीं कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आगे चलते हैं। इक्का निकलेगा तो 4/52, नहीं इक्का है तो 48/52, यहां पे भी 48/52 और फिर ये एस है तो 4/52। अब इसको आप अलजेब्रा मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा, 24/169 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए सारे फंडे में एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, गलती नहीं हो सकती आपसे अगर आप समझ लेंगे। बढ़िया, किसी भी लेवल का कोई सवाल हो। खैर x की वैल्यू अब 2 हो सकती है, तो अब नीचे इसको लेके जाते हैं, कलर को बदलेंगे। अब यहां पर ले सकते हैं पी एक्स बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब क्या है कि पहले में भी इक्का है और दूसरे में भी इक्का है, दोनों हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी एस इंटू पी एस लिख देना चाहिए। पी एस का मतलब क्या है? 4 फेवरेबल टोटल 52, 4/52, 4/52 वैल्यू हो गई 1/169। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर दी। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का मतलब वो जो टेबल आप बनाते हैं इस तरह से टेबल बना दी, और यहां पर x हो गया, x वैल्यू 0 ले सकता है, 1 ले सकता है और 2 ले सकता है। इसके बाद जो px हमारी वैल्यू निकली है px, जब x बराबर 0 था, देख लेते हैं क्या आंसर है। तो जब हमारा x बराबर 0 था तो वैल्यू आ गई थी 144/169, तो यहां पर वैल्यू लिख दीजिए 144/169। फिर x की वैल्यू 1 थी, ये 1 वाला है मेरे ख्याल से, तो 24/169। फिर x बराबर वैल्यू 2 थी तो 1/169। ये देखिए आपका आंसर आ गया है। और यहां पर अगर वेरिफिकेशन करना हो, जो जरूर ध्यान, हमने 2 कंडीशन बोली थी जो अक्सर लगती हैं। एक तो जो पी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देखिए पी सारे ग्रेटर देन 0 हैं। तीसरा बोला था समेशन ऑफ पी या सिग्मा ऑफ पी 1 होना चाहिए, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जहां तक जा रहा है। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो अगर आप समेशन में जोड़ेंगे यहां पर तो 144/169 प्लस 24/169 और प्लस 1/169। आप इसको सम अप करेंगे तो आ जाएगा 169/169 यानी 1। ये देखिए इस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है, ये वेरिफिकेशन हो गया। इस तरीके से सवाल किए जा सकते हैं। मैं थोड़ा दिखाता हूं, इसको नोट भी कर लीजिए। और ये समझना जरूरी है, सवाल तो 2 ही लाइन का है लेकिन वर्किंग इसकी 10 लाइन की हो सकती है। ये देखिए बेटा, इसको नोट करिए। देखिए सवाल मुश्किल से 2 लाइन का है लेकिन इसकी वर्किंग समझते हुए आगे पढ़ानी पड़ेगी। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, यहां पर पहुंचे बेटा, इसके आगे और इसको नोट कर लें आप। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये टेबल है, ये कहाँ, यहां तक यहां पहुंच गए, इसको भी नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 25 करते हैं, आइए चलते हैं। तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एक एक बारीक पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, पकड़ते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इसको। ये रहा सॉल्यूशन इसका बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। तो पहली बात ये कि नंबर ऑफ डबलेट्स क्या होते हैं ये बताया जाए। तो खैर इन 3 थ्रोज, और 3 थ्रोज की बात कर रहा है, ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। पासे हैं लूडो वाले, समझ लीजिए 2 पासे पेयर, उन दोनों को फेंकते हैं। तो डबलेट जब बोलते हैं जब दोनों पासों पर सेम नंबर आ जाए,
पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पे भी 2 आए, दूसरे पे 2 आया तो दूसरे पहले पे भी 2 आए, दोनों पे सेम 3 3 4 4 5 5 6 6, इसे बोलते हैं डबलेट्स। ठीक, और थ्रो कितने की है? 3। तो पहले बात लिखते हैं कि पॉसिबल डबलेट्स कितने हैं हमारे पास। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉसिबल डबलेट्स। पॉसिबल डबलेट्स जो होंगे वो देखिए 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 हो सकते हैं, 4 4 या 5 5 या साहब 6 6, क्योंकि 6 से ज्यादा तो नंबर होते ही नहीं है पासों के अंदर। ये पॉसिबल डबलेट है। अब रैंडम वेरिएबल का जिक्र करते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द डबलेट्स। ये रैंडम वेरिएबल हो गया जो कि डिनोट कर रहा है, डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट्स, डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट्स, कितने डबलेट्स आए हैं। थ्रो हमारे पास 3 है, तो x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? x कैन टेक वैल्यूज, भाई 3 थ्रो हैं तो तीनों थ्रो में कोई डबलेट ना मिले, काले कलर से लिख देता हूं। मान लीजिए कोई डबलेट नहीं मिला, या एक डबलेट मिला, या 2 डबलेट मिले, या 3 डबलेट मिले। अब 4 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? 4 डबलेट तो पॉसिबल है लेकिन थ्रो 3 है, तो 3 थ्रो में मैक्सिमम 3 डबलेट मिल सकते हैं, या 2 या 1 या 0। ठीक, बात पकड़ में आई होगी। तो ये जो x की वैल्यू है वो 0 1 2 3 ली जा सकती है। अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी लीजिए जो डबलेट पाने की हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल केसेस 6 हैं, और टोटल 2 पासों को जब फेंकते हो तो 36 केस आते हैं। 2 पासों को करते हो ना, तो ये तो काफी सालों से हम लोग कर रहे हैं। टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होते हैं? 36। 6 फेवरेबल है, तो ये हो गया 1/6। प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं जो डबलेट ना मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन गेटिंग अ डबलेट, वो कितनी होगी? 1 में से घटा दीजिए, 1 - 1/6, और वैल्यू हो गई 5/6। ये कुछ वैल्यूज हम लोगों ने निकाली जो डबलेट मिलने ना मिलने की वर्किंग है, ये एक तरीके से बेस बना है। अब x की वैल्यू पिकअप करेंगे 0 1 2 3 और देखेंगे क्या क्या वैल्यू आती है। तो जब बात हम लोगों ने की थी कि जो p है वो वैल्यू जब लेगा x = 0 ले सकता है ना, 0 1 2 3 0 लिया, तो p का मतलब क्या है? नो डबलेट, उसको कोई डबलेट नहीं मिल रहा है। तो नो डबलेट मिलने का मतलब है पहले में भी कोई नहीं मिला, दूसरे में भी कोई नहीं मिला, तीसरे में भी कोई नहीं मिला। समझ पा रहे होगे ना? P लिखा, इसका मतलब नो डबलेट का मतलब फर्स्ट 3 थ्रो हुए थे पेयर के, तो पहली थ्रो में आपको क्या मिला? कोई डबलेट नहीं, नो डबलेट। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर दूसरी नो डबलेट इन फर्स्ट थ्रो, फिर आ गया एंड नो डबलेट इन सेकेंड थ्रो, फिर एंड नो डबलेट इन थर्ड थ्रो। एक एक बारीक बारीक बातें समझ लीजिए। यही तो मतलब हुआ पहली, दूसरी, तीसरी। अब तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं ये। क्यों? क्योंकि पहली बार जो थ्रो किया था, जब दोबारा थ्रो करोगे तो पहले क्या आया था नहीं आया था उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैसी इवेंट्स हैं? ये साहब ये जो बात कर रहे हैं सारी के सारे इंडिपेंडेंट पता नहीं क्या लिखा है, समझ लीजिएगा, इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगी? सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्रो में नो डबलेट इनटू सेकंड थ्रो में नो डबलेट, तीसरे थ्रो में नो डबलेट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये पूरा आप लिख सकते हैं यहां पर। तो पहले में आ गया 5/6, दूसरे में फिर 5/6, तीसरे में फिर 5/6। ये वैल्यू आपकी बनी, वैल्यू होगी 125/216। ये पहली कहानी बनी, देखिए यहां पर। अब बात करते हैं हम लोग जब x की वैल्यू 1 आएगी,
अब यहाँ पर लिखते हैं और x की वैल्यू लेते हैं 1। देखिए इंटरेस्टिंग है, इन सब बातों को समझेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। 1 आने का मतलब है क्या है कि एक डबलेट मिल रहा है, P1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट, 2 नॉन डबलेट। ठीक, अब नॉन डबलेट को मैं डी से दिखा देता हूं समझाने के लिए। देखिए मैं लिख रहा हूं, डबलेट को मैं लिख देता हूं साहब डी, और नॉन डबलेट को मैं लिख दे रहा हूं एन, आपको समझाने के लिए। ठीक, तो पहली सिचुएशन में क्या, पहले थ्रो में क्या होगा, पहले में आपको सपोज करिए डबलेट मिल गया, तो पहले में डबलेट मिला, फिर अगले दो में आपको नॉन डबलेट मिले। ठीक, या फिर ऐसा हो कि आपको पहले में नॉन डबलेट मिला, फिर बाकी दो में, पहले में नॉन डबलेट, दूसरे में डबलेट, फिर नॉन डबलेट, ऐसे लिख दो। या फिर कैसा हो कि आपको शुरू के दो में नॉन डबलेट हो, तीसरे में डबलेट हो। आप समझिएगा मेरी बात, तो ये बना दीजिए इस तरीके से। ये तो 3 केसेस ऐसे बन सकते हैं बेटा। अब 3 केसेस में देखिए और है, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब है एक साथ नहीं घट सकती, एक साथ नहीं घट सकती, तो इनको आप आराम से लिख सकते हैं PDNN प्लस PNDN प्लस PNND। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये सब मैंने बता रखा है, बस आपके साइड में लिख रहा हूं, कहीं से एक पॉइंट भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका। अब इसके बाद देखिए ये तीनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, PD इंटू PN इंटू PN प्लस PN इंटू PD इंटू PN प्लस PN इंटू PN इंटू PD। बात देखिए आसानी से समझते चाहिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है। डबलेट आने के चांस 1/6, नॉन डबलेट के 5/6, 5/6, तीनों सेम ही आएगा, लेकिन बस सीरियल सीक्वेंस अलग अलग है। 5/6 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/6, 5/6 प्लस 5/6, 5/6, 1/6। ये देखिए वैल्यू आ गई, तीनों सेम क्वांटिटी है, 3 गुना कर सकते हैं इसको आप। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने जाइए, 3 लिखिए, फिर आ गया 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 75/216 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 के लिए देखिए इतना कैलकुलेशन किया, 75/216 आया। अब x की वैल्यू 2 हो सकती है यहां पर, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, x इज इक्वल टू 2। अब यहां पर क्या होगा, 2 डबलेट मिले और 1 नॉन डबलेट मिले, 2 डबलेट एंड 1 नॉन डबलेट। अब यहां पर वही जो बातें हमने नोटेशन दिया था, वही नोटेशन से आपको समझा दूंगा अभी। अब यहां कलर बदल लेना चाह रहा हूं, जिससे आप कलर बदल के आप दिमाग पकड़ पाए। देखिए P लिखा, 2 डबलेट मिलना है, तो मान लीजिए पहले थ्रो में हमें 2 डबलेट मिला, एक तीसरा नॉन डबलेट मिला, या फिर हमें D मिला, N मिला और D मिला, या फिर हमें N मिला, D मिला, D मिला। ये सिचुएशन है बेटा यहां। फिर आप जानते हैं ये और का मतलब ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जुड़ जाएंगी, तो ये PDDN प्लस PDND प्लस BNDD। एक बारीक बारीक बात समझ लीजिए, ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो PDDPN प्लस इसी तरीके से PDPN इंटू PD प्लस PN इंटू PD इंटू PD। बिल्कुल आराम से करते रहिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डबलेट आने का होता है 1/6, 1/6, और ये हो गया नॉन डबलेट यानी 5/6। ये 3 बार सेम क्वांटिटी आएंगी, डबलेट, नॉन डबलेट, फिर डबलेट, फिर अगली में आ गया नॉन डबलेट, फिर ये डबलेट, और ये रहा डबलेट। आप समझ पाए, तीनों एक ही क्वांटिटीज हैं, 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 3,
और ऊपर वैल्यू हो गई 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6। एक एक चीज मैं करके दिखा रहा हूं। यहां वैल्यू आ गई 15/216। ये देखिए ये वैल्यू और निकल आई, p बराबर x बराबर 2 के लिए। अभी x बराबर 3 की कहानी बची है, वो रामायण भी हम लोग खत्म करते हैं अभी। तो इसको ले जाते हैं और यहां लिखते हैं px इज इक्वल टू 3। सिंपल है कि ऑल 3 डबलेट्स मिले, 3 डबलेट्स। 3 डबलेट्स का मतलब है p में डबलेट 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 तीनों इंडिपेंडेंट हैं, डबलेट डबलेट एंड डबलेट। सिंपल सी बात हो गई, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 और वैल्यू आ गई 216। सारी प्रोबेबिलिटी निकाल डाली है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ये बना देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको ऐसे खींच लीजिए टेबल के तौर पर। x वैल्यू लिख दीजिए, x की वैल्यू 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी और बेटा 3 हो सकती थी। ये बना डाला आपने। रही बात प्रोबेबिलिटी की, यहाँ p लिखा, यहाँ x लिखा। अब p x बराबर 0 था, आप ऊपर देखेंगे तो 125/216 आया था। x की वैल्यू जो 1 थी तो ये 75/216 था। x की वैल्यू जब जो थी तो 15/216 था। जब x की वैल्यू 3 थी तो 1/216 था। ये देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। वेरिफिकेशन के लिए जो भी पीआई ले रहे हैं सब 0 से बड़े हैं, इन सारों को जोड़ देंगे तो वैल्यू 1 भी आ जाएगी। यानी समेशन ऑफ पीआई का जिक्र करें तो 1 होना चाहिए। 125/216 प्लस 75/216 प्लस 15/216 प्लस 1/216। इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, इसको सम करेंगे आ जाएगा 216/216 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह से देखिए 1 आ गई और ये सवाल बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आप इसको कॉपी कर लीजिए। एक एक छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी, कहीं से ये सब किताब में तोड़ तोड़ के नहीं लिखा है, मैंने तोड़ तोड़ के बताया जिससे आप पूरी बात समझ पाए। मैं किनारे हो जाता हूं जिससे आपको दिखाई पड़े। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी सीखना चाहते हैं ध्यान से सीक्वेंस में लेक्चर देखिए, नोट करते रहिए, कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। नोट कर लिया होगा उम्मीद कर रहे हैं। यहां आके थोड़ा रोकता हूं और ये नोट कर लीजिए। अब बेटा मेरे ख्याल से अब भी नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर आगे की बात करते हैं और यहां तक ले जाता हूं आपको। फिर आप ये नोट कर लें बेटा। फिर आपने नोट कर लिया होगा, इसके आगे और ले चलते हैं और यहां पर इस टेबल तक आते हैं। ये टेबल काफ़ी बड़ी बनाई, आराम से दिख रही होगी, नोट हो गया होगा और ये इसका वेरिफिकेशन। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है बेटा। इसका अगला एक एग्जाम्पल और है, वो भी करते हैं। आइए चलते हैं। आइए तो बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 और समझते हैं इसको आसानी से। देखिए क्या लिखा हुआ है और कैसे करेंगे। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। ठीक है, x क्या है, नंबर ऑफ आवर्स को दिखा रहा है। The probability that x can take the values x has the following form। ये जो लिखी है where k is some unknown constant। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको साफ नहीं दिखेगा तो इसी को मैंने दोबारा लिख दिया जैसे आपको साफ सुथरा दिखे। ठीक है साहब। अब लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी फाइंड करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पे, एट लीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली या फिर एग्जैक्टली 2 आवर्स और या एटमोस्ट 2 आवर्स। ये तीनों बातों के लिए आपको बताना है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या होंगी। ठीक है साहब, अब शुरू करते हैं। अब ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, द प्रोबेबिलिटी x कैन टेक द वैल्यूज वगैरह, तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का टेबल बना लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x या x लिख देते हैं और ये रही इसकी टेबल का हिसाब किताब। अब यहां बात करें x की, यहां बात करते हैं हम लोग px की और कुछ हेडिंग्स में ब्लैक कलर डाल देते हैं। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर 1 और 2 हो सकती है। तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है, फिर 3 और 4 हो सकती है, 3 और 4 हो सकती है। और उसके अलावा अदरवाइज भी लिखा है। तो अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां लिखना चाहें तो लिख दीजिए अदरवाइज।
अदरवाइज इनके अलावा जो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर 0 लिखी गई है, देखिए यहां पर आपको दिख रही है। बाकी की प्रोबेबिलिटी भी मेंशन कर देते हैं, कोई और कलर लेते हैं ब्लू। तो 0 जब है देखिए तो 0.1 है प्रोबेबिलिटी, तो यहां आ गई 0.1। जब ये 1 है देखिए या 2 है तो kx है, तो यहां पर kx, x है यहां पर 1, तो k इंटू 1 यानी k हो जाएगा। फिर से एक बार, यहां पर वैल्यू kx है, तो जब x बराबर 1 रखोगे तो x की 1 तो k आया, और जब x बराबर 2 रखोगे तो 2k आएगा। तो यहां पर x बराबर 2 रखा तो ये 2k आ गया। मेरे पॉइंट पकड़ पाए? अब यहां पर 3 और 4 के लिए ये फंडा है, जब ये 3 रखोगे तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 2x आ जाएगा, 2k आ जाएगा मतलब। और जब 4 रखोगे x की जगह तो 5 माइनस 4 1, तो 1 इंटू k यानी k आ जाएगा। देख पाए होंगे आप? फिर से एक बार, x बराबर 3 था तो x बराबर 3 रखा x की जगह, तो 5 माइनस 3 2 इंटू k ये 2k, जब हमारा x 3 था। और x हमारा जब 4 था तो 5 माइनस 4, x 4 था तो 4 माइनस 5 माइनस 4 1 इंटू x के, अदरवाइज 0। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूल हमको पता है कि pi ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि है या कह सकते हैं यहाँ k की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी पहली इंफॉर्मेशन से। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी क्या कहती थी कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन ऑफ pi की वैल्यू होनी चाहिए 1 के बराबर। तो सबको जोड़ के हम कर देंगे 1 के बराबर, तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 0 कर दीजिए चाहे, और इसकी वैल्यू बन जाएगी कितनी 2 2 4 5 6, 0.1 प्लस 6k, और ये वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए 1 के बराबर, तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का साथ निभा पाएगा। तो ये वैल्यू मुझे लग रही है। अब देखते हैं आगे क्या वैल्यू निकलती है। 2 2 4 2 6, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग और यहां से वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो ये वैल्यू बचेगी 0.9। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0.9 अपॉन 6, यानी 9 अपॉन 60, और ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 23/20 इसकी वैल्यू k की बन रही है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.15 आ जाएगा यहां पर, 0.15, ये देखिए वैल्यू आ गई आपकी k की वैल्यू। ये पहला आंसर आ गया जो k निकालने की बातचीत उन्होंने की थी। ठीक, अब दोबारा देखते हैं कि और बाकी दूसरा क्या सेकंड पार्ट में पूछा है, उसको फिर कैलकुलेट करना हम लोग शुरू करेंगे। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। तो पहले एट लीस्ट 2 आवर्स पकड़ते हैं, यहां पर इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहां, और यहां लिखते हैं एट लीस्ट 2 आवर्स। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है तो लेना यहीं से पड़ेगा। तो जो सेक्शन बी था, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एट लीस्ट 2 आवर्स, यानी x की वैल्यू क्या है 2 या 2 से बड़ी। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब होता है 2, कम से कम 2 या उससे बड़ी। ऊपर ये x जो लिखा था ये घंटे ही लिखे थे, ये आवर्स में था, ये रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ आवर्स नोटेड। तो x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 का मतलब है 2 से लेके ऊपर आगे वाले को जोड़ दीजिए, तो px इज इक्वल टू 2, फिर ले सकते हैं x इज इक्वल टू 2 के बाद 3, यही लिख रहा हूं जिससे टेबल देख सकूं, x बराबर 4, और अदरवाइज वाला लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो शून्य आने ही वाला है। ठीक, अब यहां पर x बराबर 2 की वैल्यू कितनी थी 2k, तो ये रहा आपका 2k, 3 के लिए फिर 2k और 4 के लिए फिर k, तो वैल्यू होगी 2 2 4 5k। अब थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, अब यहां पर 5 लिखिए और k की वैल्यू हो गई 0.15, मल्टीप्लाई 15 5 75, 0.75 इज योर आंसर। 0.75 प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी एटलीस्ट 2 आवर्स की। अब अगले इसके बाद देखिए क्या पूछा था, इसके बाद इन्होंने पूछा था एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स यही दिख रहा है 2k, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया
दूसरे इसी का सेकंड पार्ट P लिखा है एग्जैक्टली टूवर्ड्स यानी x बराबर 2। x बराबर 2 में भी हम लोगों ने देखा था ये 2k था, तो लिखा 2k यानी 2 इंटू 0.15 यानी 0.30 इज योर आंसर। फिर तीसरे पार्ट में देखिए इन्होंने क्या पूछा था, शायद एटमोस्ट के पूछा था, फिर भी दिखा देता हूं आपको एक बार। यहां पर लिखा हुआ है एटमोस्ट 2 आवर्स, ये देखिए एटमोस्ट 2 आवर्स। एटमोस्ट 2 आवर्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, Px बराबर 0 अकॉर्डिंग टू टेबल, Px बराबर 1 अकॉर्डिंग टू टेबल, Px बराबर 2। x बराबर 0 पर देखिए क्या वैल्यू थी, तो ये यहां पर x बराबर 0 पर वैल्यू थी 0.1 और k पर 1 पे थी k, 2 पे थी 2k, ये वे दोनों वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां वैल्यू हो गई 0.1, यहां वैल्यू थी k और यहां वैल्यू थी 2k यानी 0.1 प्लस 3k, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.1 प्लस 3 इंटू 0.15। कलर बदल लेना चाहिए मुझे, और यहां हो गई वैल्यू 0.1 और ये 45 आ जाएगा तो 0.45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.55। ये आंसर आ गया बेटा। सभी का एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे ये सब करना सीख गए तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। खैर इसको नोट कर लीजिए, 100% मार्क्स भी मिलेंगे और आप जो पढ़ रहे हैं उसको फील भी कर पाएंगे। केवल ऐसा नहीं कि ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी बातचीत चल रही है। इसको नोट करें, मैं हट गया हूं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। फिर इसको ऊपर ले जाते हैं बेटा और यहां रुक जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर इसको थोड़ा और ले जाते हैं और यहां पर आप आते आते आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या डेफिनेशन है, पूरी बात विथ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी रही होगी। ध्यान रखिएगा, लेक्चर्स को सीरियल वाइज या सीक्वेंस में ही देखिएगा, जिससे मेरा हर वर्ड आपकी समझ में आएगा और आप मास्टर हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।